दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। तो आज शेरों को कोई बफलो नसीब होने वाला नहीं है। ये नियम होता है कि हारने वाले को मोर्चा छोड़ना होता है। लेकिन इस हमले ने एक बात साबित कर दी है, अगर झुंड को सुरक्षित रहना है तो किसी और को इन बफलोज की कमान संभालनी होगी। तो अब झुंड के पुराने मुखिया के साथ झड़प शुरू होती है। अब ये काफी कमजोर हो गया है और थक भी चुका है। इसका सारा दबदबा खत्म हो गया है। तो अब इसके लिए वक्त है विदा लेने का। और अब मादाएं नए प्रभुत्वशाली नर के प्रति वफादारी दिखाने लगती हैं। ये खुद को उसकी एनल ग्लैंड से रगड़ती हैं ताकि उसकी गंध को अपना सकें। अब से यही प्रमुख नर होगा। और अचानक ये काफी लोकप्रिय हो जाता है। पुराना बफलो जिसे झुंड से निकाल दिया गया है, पानी के आसपास घूमता रहता है। कुदरत ने उसे अकेले रहने के लिए नहीं बनाया था। और अब क्योंकि वो अपने बल पर है तो उसके लिए खतरा बढ़ गया है। ये दूसरी प्रजातियों के जरिए हिफाजत पाने की कोशिश करता है। बड़ी उम्र का ये नर खतरा भांप गया है और हाथी भी। शेरनियां हवा की दिशा में इकट्ठा हो गई हैं और इनका हमला होने के बाद बफलो के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। मैंने इस बड़ी उम्र के बफलो को इसके झुंड द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मरते देखा, लेकिन अब मुझे फिर से हाथियों को देखकर अच्छा लग रहा है। और ये छोटू भी अब ठीक है। झुंड की मुखिया मादा उसके साथ साथ है और वो पक्का करती है कि बच्चा किसी मुसीबत से बचा रहे। क्योंकि ये शेरनियां अब उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हैं। आखिरकार ये पानी वाली जगह पर पहुंच गए और हाथी इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस लंगड़ाते बच्चे और इसकी बहन दोनों के लिए नहाने का वक्त किसी इबादत से कम नहीं। शेरनियों ने भी इस सब को मिस नहीं किया है, लेकिन जब तक झुंड की मुखिया यहां रहेगी ये कोई कोशिश नहीं करने वाली। बच्चे आराम से सुरक्षित खेल सकते हैं। कुछ प्रजातियों की आपस में कभी नहीं निभती, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बिना किसी समस्या के एक साथ रहती हैं।
जब बड़ी बिल्लियां तालाब पर नहीं होती तो इस जगह शांति छा जाती है। हैरत की बात है कि इन जल पक्षियों को मगरमच्छों से डर नहीं लगता, बल्कि ये तो मछली पकड़ने के लिए उनके आसपास नजर आते हैं। यहाँ मगरमच्छ बड़े शाकाहारी जीवों को खाने के मुकाबले मछलियों को ज्यादा खाते हैं, और जब ये उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर बहुत से इग्रेट्स, हेरन्स और स्टॉक्स की तो जैसे लॉटरी खुल जाती है। पानी वाकई एक जबरदस्त ताकत है, बशर्ते ये मौजूद हो। दोपहर ढलने के बाद की इस ठंडक में जानवरों के इस स्मार्ट बर्ताव को देखकर लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। अगले दिन मेरा सामना बबून्स के मुखिया से हुआ। वो अब भी निगरानी में जुटा था और मैं ये सोचकर हैरान था कि क्या वो आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा, क्योंकि इन सब का ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था। पर हाँ, इस बार वो नीचे मौजूद अपने पड़ोसियों के साथ कुछ बांटने को तैयार थे। ऊपर से उन पर सॉसेज ट्री के जो फूल बरसाए जाते हैं उनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, चाहे ऊपर मौजूद बबून्स द्वारा ऐसा जानबूझकर किया जाता हो या नहीं। लेकिन हाथियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जमीन पर ऐसा कुछ खास है नहीं जिससे पेट भरा जा सके। झुंड की सबसे बड़ी हथनी ही सबसे ऊंची डालियों तक पहुंच पाती है, और क्योंकि वो मां है तो वो ताजा कोपलों को अपने बच्चों को दे देती है। बच्चों के लिए ये किसी दावत से कम नहीं, पर यह सीखने का भी एक सिलसिला है। इन्हें पेट भरने में मदद करके इनकी मां इन्हें यह भी सिखा रही है कि जिंदा कैसे रहा जाए, और ये काफी तेजी से सब सीख भी रहे हैं। एक हाथी पूरे दिन में 200 किलो तक पत्तियां वगैरह खा सकता है, तो ये बुश ट्रीज ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। झुंड की प्रमुख मादा अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में इनमें से कई को तोड़ डालती है, और पानी की खोज में सबसे बड़े पेड़ों की छाल को भी उखाड़ देती है। इनकी दावत से बबून्स भी खुश हो जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। इन्हें हाथी के मल से बीजों और अनाज को छांटकर खाने में कोई परहेज नहीं होता। अगर आप पानी तक नहीं पहुंच सकते तो जिंदा भी नहीं रह सकते। बबून का झुंड फिर से रेत की नदी पर लौट आता है। यहाँ सिर्फ वही प्रजातियां जिंदा रह सकती हैं जो जानती हैं कि पानी को कैसे ढूंढा जाए। ये महारत होती है बंदरों, हाथियों और ज़ीब्राज़ में। जब मैंने इन्हें रेत में खोदते देखा तब मुझे पहली बार समझ में आया कि यहाँ तो रेत के नीचे नदी बह रही है, और ये जानते हैं कि यहाँ मीठा पानी हासिल कैसे किया जाए जो रेत की मोटी परत से छन कर आता है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जो बबून्स के इस तरह यहाँ कब्जे को लेकर खुश नहीं हैं।
यहाँ से जंगली कुत्ते गुजर रहे हैं। ये नहीं जानते कि इस तरह वाटर होल से पानी कैसे